तो लास्ट पॉइंट पर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डी ब्लॉक के बारे में था। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन किया। एस ब्लॉक के साथ जब डी ब्लॉक का कंपैरिजन कर रहे थे तो कहा था कि एस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ज्यादा हैं, डेंसिटी ज्यादा है, कुछ अलग टाइप के कंपाउंड बने थे। नाम दिया था इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अलोय बनाए थे हमने मिक्सचर से, उसी में अमलगम का नाम भी दिया था। कुछ अलग से प्रॉपर्टीज जैसे कैटलिस्ट बनाना, इसके अलावा और भी नाम जो आए थे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, खूब सारा टाइप था ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। मैग्नेटिक नेचर डिफाइन किया, डाया, पैरा, ये नाम तो पहले भी आते थे। एक और नया नाम दिया था जिसको कहा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरह की प्रॉपर्टीज हम उसके लिए पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक के अंदर एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो दो कंपाउंड है जिनके बारे में डिटेल में डिस्कशन होता है। एक था KMnO4 और अगला था K2Cr2O7। उनके बारे में हमने बात की। और जो आखिरी पॉइंट हमने बनाया था वो था कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछे जाते हैं तो उनके कॉन्फ़िगरेशन को बनाने का तरीका हमने बताया था। अगला जो पॉइंट हम यहां पर बात करने वाले हैं वो है एफ ब्लॉक के बारे में। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एफ ब्लॉक से, सबसे मेजर क्वेश्चन तो होते हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका आपको प्रिंसिपल को काम में लेते हुए बनाना है। कुछ कुछ एक्सेप्शन आएंगे, जैसा हमने पहले डी ब्लॉक के अंदर तरीका बनाया था वैसा ही तरीका हम एफ ब्लॉक के अंदर भी बना लेंगे। इसके अलावा दो सीरीज हैं जिनके रिलेशन में क्वेश्चन बनता है, या तो लेंथेनाइट सीरीज या फिर एक्टेनाइट सीरीज। तो जो एफ ब्लॉक है उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या बातें हो सकती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर जो आप दे रहे होंगे वो यही होगा कि एफ ब्लॉक के अंदर मोस्ट स्टेबल चार्ज कौन सा आएगा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ये सबसे ज्यादा दिखाएंगे, जो भी कंपाउंड बनकर आएगा वो कौन से चार्ज वाला होगा। सभी चीजों का आंसर एक ही निकल कर आएगा, कौन सा चार्ज स्टेबल रहने वाला है, +3। हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि एफ ब्लॉक में दिखाई जाती है वो कौन सी होती है, +3। लॉजिक कैसे दिया जाता है, क्योंकि इनका ग्रुप नंबर भी कौन सा होता है, 3rd। और अगर इनका ग्रुप नंबर रहेगा 3rd तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल होने वाला है, +3, क्योंकि अपने ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ही चार्ज दिखाए जाते हैं। जनरल तरीका तो यही है। डी ब्लॉक वगैरह में चेंज हो सकता है, जैसे एस ब्लॉक में कहते हैं ग्रुप नंबर 1st तो कौन सा चार्ज स्टेबल, +1। ग्रुप नंबर 2 तो कौन सा चार्ज स्टेबल, +2। पी ब्लॉक में जाते हैं तो 13 से चालू करते हो और उसका एक और नाम होता है 3rd A, कौन सा चार्ज स्टेबल हो जाता है, +3। ग्रुप नंबर 14 का एक और नाम है 4th A, कौन सा चार्ज स्टेबल हो जाता है, +4। इसी तरह से अगर हम बात करें, जब आप एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो ये पार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 या फिर ग्रुप नंबर 3rd B। अभी जब मैं 13th की बात कर रहा था तो वो था 3rd A, और जो ग्रुप नंबर 3 होता है दैट इज 3rd B। आप जानते हो एस और पी ब्लॉक जो कि नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके लिए हम काम में लेते हैं A, और डी ब्लॉक जिन्हें हम ट्रांजिशन कहा करते हैं उसके लिए हम काम में लेते हैं B। तो ये वही था जहां से डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ, उसको हमने 3rd B कहा या ग्रुप नंबर 3rd कहा। अच्छा, कहा जाता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल का जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो ग्रुप नंबर 3 या 3rd B है, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं और वो एलिमेंट कितने हो जाते हैं, 32। कैसे हैं? सबसे पहला एलिमेंट जो दिखाई देता है वो है स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। दिखाई तो 4 ही देते हैं क्योंकि वो डी ब्लॉक का पार्ट हम बना देते हैं। सेकेंड ईयर लाएंगे AC, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। पर हम कहते हैं लेंथेनम के बाद आने वाले जो 14 हैं क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइट सीरीज। एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 है उसको हम नाम देते हैं एक्टेनाइट सीरीज। ये लेंथेनाइट्स हैं और ये एक्टेनाइट्स हैं। लेंथेनम की जो पोजीशन होती है वो पूरी की पूरी लेंथेनाइट सीरीज के लिए होती है। एक्टिनियम की जो पोजीशन होती है वो पूरी की पूरी एक्टेनाइट सीरीज के लिए होती है। तो पूरी लेंथेनाइट सीरीज इसी को फॉलो करेगी, पूरी एक्टेनाइट सीरीज इसी को फॉलो करेगी। मतलब पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3rd अगर लेंथेनम की पोजीशन है तो पूरी की पूरी लेंथेनाइट सीरीज की भी है। पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3rd अगर एक्टेनाइट के लिए है तो पूरी की पूरी एक्टेनाइट सीरीज इसको फॉलो करेगी। तो इनकी पोजीशन को इसी के अंदर जो है इंटरमिक्स करके रख दिया जाता है। हाँ, आप यहां जमा नहीं पाते, इसीलिए आप इन सीरीज को नीचे की तरफ रखते हो।
जमाने जाओगे तो क्या कहेंगे, लेंथेनाइट सीरीज जो है इसका पीरियड नंबर रहेगा 6 और ग्रुप नंबर कौन सा रहेगा, 3rd। अगर पीरियड के हिसाब से जमाने लगे तो लेंथेनम था, लेंथेनम जो था उसका एटॉमिक नंबर था 57 और उसके बाद ये सीरीज चालू हुई थी 58 से लेकर 71 तक। 58 से लेकर 71 तक जो पूरी की पूरी सीरीज आई उसी को हमने क्या नाम दे दिया, लेंथेनाइट सीरीज। अब अगर इसको हम पीरियड के हिसाब से जमाने बैठे तो ये ऐसे जमेगा। अगर आपने ऐसे जमा दिया तो सभी का पीरियड नंबर तो 6 हो गया पर सभी के ग्रुप तो वेरी कर जाएंगे। दूसरी दिक्कत चेक करो, अगर मैं कहता हूं कि इसका ग्रुप नंबर 3rd है, अगर मैं 3rd के हिसाब से ऐसे जमा दूं तो मैं कहूंगा कि ग्रुप तो सभी का सेम हो गया पर पीरियड नंबर अभी 6 था, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगले चेंज हो जाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है वो खराब ना हो, इसीलिए हम उसको इस तरीके से जमाते हैं कि ये एलिमेंट्स की पोजीशन आप यहां रख दें, पूरी की पूरी लेंथेनाइट सीरीज लेंथेनम को फॉलो करेगी, आप नीचे की तरफ जमा देते हैं। पूरी की पूरी एक्टिनाइट सीरीज जो है वो एक्टिनियम को फॉलो करेगी, बाकी आप नीचे की तरफ जमा देते हैं। एक्टिनियम था जिसका एटॉमिक नंबर था 89 और उसके बाद सीरीज चालू हुई थी कहां से कहां तक, 90 से लेकर 103 तक। ये पूरी की पूरी एक्टिनाइट सीरीज एक्टिनियम को फॉलो करती है। पीरियड नंबर चलता है 7 और ग्रुप नंबर होता है 3rd, एक्टिनाइट सीरीज के लिए होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज जो है वो ग्रुप नंबर 3rd का पार्ट है, इसीलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टेबल जो चार्ज रहेगा वो कौन सा चार्ज होगा, +3। तो ये +3 के करस्पॉन्डिंग स्टेबल होते हैं और ये सबसे बड़ा ग्रुप है क्योंकि 14 तो लेंथेनाइट्स आएंगे, 14 एक्टिनाइट्स आएंगे, मतलब 28 जो होंगे वो तो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, एफ ब्लॉक के। और ये जो 4 रखे हैं ये डी ब्लॉक के हैं और इन सबको कंबाइन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनकर आएंगे, 32। इसीलिए पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है वो ग्रुप नंबर 3 या फिर 3rd भी कहलाता है। चलिए पहली सीरीज की बात करते हैं जिसको हम नाम देते हैं लेंथेनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज का एटॉमिक नंबर जो है वो 58 से लेकर कहां तक जाने वाला है, 71 तक। इन्हीं को क्या नाम देते हैं, जब लेंथेनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं तो आप एफ ब्लॉक में जा रहे हैं। एफ ब्लॉक के लिए आप जानते हो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो बनकर आता है वो होता है n-2f, 1 से लेकर चलेगा 14 तक, n-1d ये चलेगा 0 से 1 तक और साथ में रखा जाएगा ns2। कौन से ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया, एफ ब्लॉक का। ns2 n-1d 0 से 1, n-2f 1 से 14। जब आप बात करने जाएंगे लेंथेनाइट सीरीज की तो आप n का वैल्यू रखोगे 6। अगर आपने n का वैल्यू 6 रखा तो क्या बनेगा, दिस वन इज 6s, उसके बाद बनेगा 5d और उसके बाद बनेगा 4f। नेक्स्ट टर्न पर जब आप n का वैल्यू 7 रखोगे तो ये बनेगी एक्टिनाइट सीरीज, 7 रखो, 7s, 7-1 6d, 7-2 5f। इसीलिए जो पहले वाली सीरीज होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता है तो इस सीरीज का एक और नाम क्या होता है, 4f सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज का ही एक और नाम 4f सीरीज, या इसी को हम एक और नाम देते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, इनका सेपरेशन रेयरली होता है। ये मेटल्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सिंग में पाई जाती हैं और अगर आपस में मिक्स होकर रहेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बाकी की मेटलर्जी तो ये होती है कि आप मेटल को जमीन से निकालो, आपने उसको जमीन से निकाला और उसके बाद उसका कंसंट्रेशन, ऑक्साइड में कन्वर्जन, रिडक्शन, रिफाइनिंग, ये सारे प्रोसेस चालू कर दिए, मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं। पर ये जो एफ ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, लेंथेनाइट्स वगैरह, ये मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होकर पाए जाते हैं और अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं तो पहले आपको प्रोसेस इसलिए लगाना पड़ेगा कि आप इन मेटल्स को एक दूसरे से अलग करें। जब ये आपस में अलग होंगे उसके बाद इनका प्यूरिफिकेशन वगैरह चालू हो पाएगा। तो इनका सेपरेशन रेयरली होता है, इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये कहलाता है। कहां से कहां तक चल रहा है, एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से चालू होगा और एटॉमिक नंबर 71 ल्यूटेशियम तक जाएगा। तरीका देखो क्या कहते हैं, अगर इस एफ ब्लॉक की सीरीज लेंथेनाइट सीरीज को याद रखना है तो उसके लिए तरीका बताया जाता है, दिस वन इज, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं ही लाजवाब हो। इस तरह का तरीका है जो इसके लिए याद रखना होता है। आपको तरीका तो याद नहीं रखना पड़ेगा पर आपको कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखने पड़ेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका भी आपको बता दिया जाएगा। ये सीरीज थी जिसको हमने लेंथेनाइट सीरीज कहा था और एटॉमिक नंबर 58 से कहां तक जाना था इसे, 71 तक।
इसी के अंदर एक एलिमेंट होता है PM, जिसका नाम होता है प्रोमेथियम, रेडियो एक्टिव होता है, मैन मेड एलिमेंट है। हम देख रहे थे पहले भी, हम कहते थे कि एटॉमिक नंबर 92 यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को हम कहा कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। वो मैनमेड है, रेडियो एक्टिव है, और ऐसा माना जाता है कि वो सब यूरेनियम से बने हैं। यूरेनियम के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन करके उन्हें बनाया जाता है, तो वो सारे मैनमेड हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। उससे पहले भी कुछ, जैसे एक डी ब्लॉक में आता है TC, नाम होता है टेक्नीशियम, और एक लेंथेनाइट सीरीज में आता है PM, नाम होता है प्रोमेथियम। ये मैनमेड टाइप का था, रेडियो एक्टिव रखा। चलिए नेक्स्ट वन। जो पहली सीरीज थी उसको मैंने नाम दिया था लेंथेनाइट सीरीज, तो जो अगली सीरीज आने वाली है नाम दिया गया है एक्टेनाइट सीरीज। यहां पर हमने 4F काम में लिया था, तो अब की बार जो हम F काम में लेने वाले हैं वो कौन सा F होने वाला है? 5F। ये रहा, इसको हम 5F सीरीज भी कह सकते हैं। एक्टेनाइट सीरीज का एटॉमिक नंबर चलेगा 90 से लेकर और 103 तक। ये एक्टेनाइट सीरीज है। दे आर मोस्टली मैन मेड एंड रेडियो एक्टिव। मैन मेड है, बनाए हुए हैं, रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन से इमिट करते हैं। इस तरह के एलिमेंट होते हैं जिसको हम एक्टेनाइट सीरीज के अंदर काउंट कर रहे थे। पहली वाली सीरीज लेंथेनाइट कहलाई थी और अगली वाली को मैंने नाम दिया है एक्टेनाइट सीरीज। 90 से लेकर 103 तक, थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक। कैसे याद रखना है? तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, मडोनो लारा। ये एक्टेनाइट सीरीज को ध्यान रखने का तरीका, कॉन्फ़िगरेशंस आपके काम में आएंगे, जिसका तरीका बता देंगे। एटॉमिक नंबर 90 से लेकर कहां तक चलना है? 103 तक। ये रहा वो एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, नाम दिया था यूरेनियम। और यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को एक नाम दिया जाता है ट्रांस यूरेनिक, क्योंकि माना जाता है कि वो सब किससे बने हैं? यूरेनियम से बने हैं। ये था नेपचूनियम और ये था प्लूटोनियम, जिनको हमने नाम दिया था नेचुरल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। यूरेनियम का ही एक और था जिसको हमने फॉर्मूले के अंदर लिखा था U3O8, नाम दिया था पिच ब्लेंड। इस पिच ब्लेंड के अंदर से ट्रेसेस की फॉर्म में ये एलिमेंट निकल रहे होते हैं, इसलिए इनको एक नाम दिया जाता है नेचुरल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अदरवाइज बाकी सब ट्रांस यूरेनिक तो कहलाते ही हैं। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव, सारे के सारे मैन मेड तो इसके बाद वाले, बाकी हाँ रेडियो एक्टिव सारे के सारे हो जाते हैं। तो उसमें एक था जबकि ये सारे ही रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। और ये दो सीरीज हैं जिनके बारे में हमें बात करनी होती है। एक को नाम देते हो आप लेंथेनाइट सीरीज और एक को क्या नाम देते हो? एक्टेनाइट सीरीज। इसके अंदर काम में आता है 4F और इसके अंदर काम में आता है 5F। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये मैन मेड और रेडियो एक्टिव होते हैं। मोस्टली इसलिए कहा क्योंकि यूरेनियम के बाद वाले मैन मेड होंगे। चलिए रिएक्शंस की बात करें तो देखो क्या कहोगे। रिएक्शन बनाने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये है कि Ln मतलब लेंथेनाइट सीरीज का कोई भी एलिमेंट है तो उसको आप जनरल तरीका Ln से रिप्रेजेंट कर दे रहे हो। अब क्या ध्यान में रखना है? मैंने कहा कि जो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज है, मतलब जो पूरा का पूरा F ब्लॉक है, उसका ग्रुप नंबर कौन सा होता है? 3rd। और अगर ग्रुप नंबर 3rd है तो मतलब इसके ऊपर कौन सा वाला चार्ज स्टेबल रखना होगा? +3। बस उस एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। अगर +3 स्टेबल है तो आपको जो भी कंपाउंड बनाना पड़े कौन से चार्ज वाला बना देना? +3। Ln मतलब लेंथेनाइट सीरीज का कोई भी एलिमेंट है जिसको हम यहाँ Ln से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करते चलो रिएक्शन। अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, जो Ln था उसके ऊपर चार्ज आया था +3, ऑक्साइड बनाया है तो ऑक्सीजन पे चार्ज आया है -2, 3 इधर 2 इधर, फॉर्मूला बनकर आया Ln2O3। यही है बस रिएक्शन के नाम पर। बाकी F ब्लॉक के कंपाउंड्स की रिएक्शन हमारे काम में नहीं आती। D ब्लॉक के कंपाउंड्स की आती है तो बस वो दो हैं, एक KMnO4 है और एक K2Cr2O7 है। रिएक्शन के लिए तो आपको अलग से एक ब्लॉक पढ़ना है जिसको हम P ब्लॉक का नाम देंगे, जिसमें भर भर के रिएक्शंस मिलेंगी। बाकी हाँ, यहां पर रिएक्शन के नाम पर बस ये है कि क्या कंपाउंड बनाना है। चेक करो, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना था जिसका फॉर्मूला दिया था Ln2O3। नाइट्रोजन के साथ अगर मेटल को मिलाते हो तो वो बनाएगा नाइट्राइड। देखो कैसे, Ln के ऊपर कौन सा चार्ज था भाई? +3। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? -3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बनेगा Lnn। लेंथेन हमने नाइट्राइड बना दिया। Lnn लेंथेनाइट सीरीज का कोई भी एलिमेंट है। सल्फर के साथ कंबाइन करने पर सल्फाइड।
वैसे सल्फर S2 की फॉर्म में कम मिलता है, S6 या S8 की फॉर्म में मिलता है, जिसको हम चेयर शेप या फिर S8 पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है दैट इज क्राउन शेप, उस फॉर्म में पाया जाता है। चलिए सल्फर के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, सल्फाइड। अब सल्फाइड में हम जानते हैं सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2। Ln के ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल है, +3, 3 इधर और 2 इधर, फॉर्मूला क्या बन गया, Ln2S3, सल्फाइड बना दिया आपने। नेक्स्ट वन, मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड अगर पानी के साथ कंबाइन करते हो तो क्या बनाता है अपना, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बनाओ, कैसे बनाओगे हाइड्रोक्साइड, Ln जो था उसके ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल था, +3। हाइड्रोक्साइड जो OH है उसके ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल है, -1। ये उधर ये इधर, फॉर्मूला बन गया LnOH होल थ्राइस, हाइड्रोक्साइड। और बगल में H2 का मतलब कौन सी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं और ये हाइड्रोक्साइड बनकर आ रहा है, जिसका फॉर्मूला LnOH होल थ्राइस है। मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो क्या कहोगे, इसका नेचर कैसा बनकर आएगा, बेसिक। तो ये बेसिक टाइप के होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा, बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा। इधर की तरफ जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा तो बेसिक नेचर भी कम होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन के साथ मिलाओगे तो बनेगा हाइड्राइड। क्या फॉर्मूला हाइड्राइड का, Ln के ऊपर चार्ज हो गया +3 और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज हो गया -1, 1 इधर 3 इधर, फॉर्मूला LnH3। लेंथेन हमने अपना हाइड्राइड बना दिया LnH3, ये बनकर आ गया। नेक्स्ट वन, X मतलब होता है हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आप मिलाओगे, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, अगला हुआ क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड, हैलाइड बनेगा। हैलाइड में X के ऊपर कौन सा चार्ज लगाते हैं, -1। Ln के ऊपर कौन सा चार्ज लगाया, +3, 1 इधर 3 इधर, फॉर्मूला बन गया Lnx3, ये बन गए हैलाइड का फॉर्मूला। तो ये टाइप ऑफ कंपाउंड है जो अपन ने बनाए हैं और यही रिएक्शन है। बाकी रिएक्शन के नाम पर F ब्लॉक में ज्यादा कुछ नहीं होता। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनता है, फॉर्मूला Ln2O3। नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनता है, फॉर्मूला LNN। सल्फर के साथ सल्फाइड बनता है Ln2S3। पानी के साथ हाइड्रोक्साइड है LnOH होल थ्राइस। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड है LnH3 और हेलोजन के साथ हैलाइड है LnX3। ये कंपाउंड के तरीके हैं, रिएक्शन बनाने का तरीका ही होता है। नेक्स्ट वन, आगे बात की जाए अगर डिफरेंस की, तो 2 सीरीज हैं जो हमें काम में लेनी है। पहली वाली सीरीज जिसको हमने नाम दिया है लेंथेनाइड सीरीज, और अगली वाली सीरीज जिसे हमने नाम दिया है एक्टेनाइड सीरीज। देखो क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले कहा मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नोन, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, अनोन। इनके बारे में हम जानते हैं जबकि उनके बारे में हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, रेडियो एक्टिव, जबकि ये वाले नॉन रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन से इमिट करते हैं, टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, इसलिए इनकी स्टडी आसान नहीं होती, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज अनोन है जबकि इनकी प्रॉपर्टीज नोन होती हैं। नेक्स्ट वन, ये लेंथेनाइड सीरीज है तो इनका इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो कौन से वाले F में जाता है, 4F सीरीज, तो इसीलिए 4F में जाएगा। एक्टेनाइड सीरीज की बात करें तो यहां इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कहां जाएगा, 5F में, तो यहां 4F सबशेल में एंटर करता है जबकि वहां 5F सबशेल में एंटर करता है। हम जानते हैं कि 4F में गया है और 4F की जो शिल्डिंग होती है वो कैसी होती है, पुअर, और अगर शिल्डिंग कमजोर होती है तो उसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ता है। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस खींच के रखेगा, और जब न्यूक्लियस खींच के रखता है तो उसकी वजह से साइज बढ़ नहीं पाते, साइज लगभग बराबर हो जाते हैं, और साइज लगभग बराबर होने वाले इफेक्ट को आप नाम देते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद करें, हम LC करके लिखा करते थे, जिसको हम क्या नाम देते थे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल दिया है T जरा हाफ का, क्या होते हैं ये होता है टाइटेनियम, उसके बाद आता है जिरकोनियम और उसके बाद आता है हाफनियम। इसी को आप क्या लिखते हैं, T जरा हाफ। अगर T जरा हाफ में कंपेयर करें तो देखो हम क्या कहते हैं, टाइटेनियम से जिरकोनियम जाते हो तो साइज बढ़ता है, और जिरकोनियम और हाफनियम का साइज हो जाता है ऑलमोस्ट इक्वल, और इस लगभग बराबर हो जाने वाले इंपैक्ट को ही आप क्या नाम देते थे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कैसे कहा था, ये जो होता है ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज का मेंबर है, और ये वाला होता है 5D सीरीज का मेंबर। अब हम जानते हैं 3D से 4D जाते हैं तो साइज बढ़ता है, 4D से 5D जाने पर भी साइज तो बढ़ना चाहिए,
पर हम जानते हैं कि 5D में इलेक्ट्रॉन एंटर करने से पहले आपने इलेक्ट्रॉन एंटर किया होगा 4F के अंदर, और हम जानते हैं 4F में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम जानते हैं F की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर। अगर शील्डिंग कमजोर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर शील्डिंग कमजोर होगी तो उसकी वजह से Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा। याद करें पहले चैप्टर में आया था, क्या कहते थे, Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता था Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z एटॉमिक नंबर है और सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर शील्डिंग कमजोर हुई तो हम कहेंगे सिग्मा की वैल्यू कम हो गई, और माइनस होने वाली चीज कम होगी तो रिजल्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। अगर Z इफेक्टिव बढ़ता है तो वो खींच के रखता है, जिसकी वजह से साइज कम होने लगती है। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं वो साइज को बढ़ाएंगे, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है वो साइज को कम करेगा। एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है और एक फैक्टर साइज को कम कर रहा है, और जब दोनों मिलते हैं उसकी वजह से साइज हो जाती है ऑलमोस्ट इक्वल। तो टाइटेनियम से जिरकोनियम जाने पर एक बार तो साइज बढ़ता है, पर जिरकोनियम और हाफनियम का साइज जो है वो लगभग बराबर सा हो जाता है, और इस बराबर हो जाने वाले इंपैक्ट को ही हम क्या नाम देते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। न्यूट्रल फॉर्म में बात करो तो ऐसा सीक्वेंस था। अगर आप आयनिक फॉर्म में बात करें, जैसे टाइटेनियम की बात कर रहे हैं क्या कहा था अभी आपने, ग्रुप नंबर 3 था, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, कौन सा चार्ज स्टेबल बोला, +3। T जरा हाफ, ग्रुप नंबर 4, तो कौन सा चार्ज स्टेबल, +4, तो इसकी ग्रुप की वैलेंसी +4 रही। तो टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम अगर +4 में है, मतलब इनके ग्रुप के करस्पॉन्डिंग वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइटेनियम से जिरकोनियम जाओगे साइज बढ़ेगा, और जिरकोनियम हाफनियम का साइज भी लगभग बराबर होगा, और इस इंपैक्ट को भी आप क्या नाम दोगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम क्या कहते हैं कि F की शील्डिंग कमजोर होती है, और शील्डिंग कमजोर होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिसको आप नाम देते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से अगर 4F की शील्डिंग कमजोर है तो 5F की भी कमजोर होगी। 4F की वजह से लगा था तो नाम बना था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, 5F की वजह से लगेगा तो नाम देंगे एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और हम जानते हैं कि शील्डिंग 5F की ज्यादा पुअर होती है 4F से। ये कैसे कहा होगा भाई, S, P, D और F में सबसे बढ़िया शील्डिंग S, फिर P, फिर D और फिर F देता है। S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। P का शेप होता है डंबल, D का शेप होता है डबल डंबल, F का शेप हो जाता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बटेंगे। S में 100% एक जगह है, P में 2 जगह बढ़ गया 50%, D में 4 जगह बढ़ गया 25%, F में 8 से 10 बटेगा 10-12%। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बटता जाएगा उसके रिपल्शन लगाने की पावर उतनी ही कम हो जाएगी। इसीलिए सबसे कम पावर से रिपल्शन कौन लगाते हैं, F वाले, और सबसे बढ़िया लगाते हैं S। इसीलिए सबसे बढ़िया S, फिर P, फिर D और फिर F। F की शील्डिंग कमजोर होती है। अब अगर 4F और 5F में देखें तो हम कहेंगे कि 4F का साइज छोटा होगा, 5F का साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बटेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा बटेगा उसके रिपल्शन लगाने की पावर उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि 5F की शील्डिंग और ज्यादा कमजोर होती है, और ज्यादा कमजोर होती है इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ये मोर इफेक्टिव होता है, किसके रेस्पेक्ट में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में। 4F और 5F में ज्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कौन सा वाला, 5F वाला, मतलब एक्टेनाइड सीरीज वाला होता है। बस उसकी बात इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, अदरवाइज मोर इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एक्टेनाइड वाला ही होता है। नेक्स्ट वन, ये लेस बेसिक होते हैं, दे आर मोर बेसिक। ये कैसे कहा होगा भाई, मेटल के कंपाउंड है तो नेचर तो बेसिक होना है। अब इन बेसिक में भी अगर हम कंपेयर करें तो देखो क्या कहेंगे, ये लेंथेनाइड सीरीज थी और इधर एक्टेनाइड सीरीज आई है, ये ऊपर है ये नीचे है। नीचे की तरफ जाते हो क्या कहते हैं, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। तो लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स में से ज्यादा बेसिक कौन होते हैं, एक्टेनाइड ज्यादा बेसिक होते हैं। इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं होती, जबकि इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है क्योंकि इनका फाई ज्यादा होता है। फाई चार्ज अपॉन साइज रेशो, फाई ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी ज्यादा आएगी। क्या कहते हैं, इनका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, सॉरी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्यों कहा था +3, क्योंकि इनका ग्रुप नंबर ही 3rd होता है, इसलिए +3 स्टेबल रहेगा। उधर वालों की बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है +3 से लेकर +7 तक, वो हायर चार्ज तक जा सकते हैं।
उन पर हायर चार्ज ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं। याद करें, पी ब्लॉक के अंदर एक इफेक्ट होता है जिसका नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहता है? ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि यहां पर अपन देखते हैं कि उल्टा होता है। डी और एफ ब्लॉक में नीचे की तरफ जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आप डी ब्लॉक में ही पढ़कर आए हैं। फिर रूठा ओसामा आयरन +3 पर, जबकि रूथेनियम ऑस्मियम +8 तक जा सकते हैं। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, निकल पैलेडियम और प्लेटिनम वो +2 पे रहना प्रीफर करता है, जबकि ये वाले +4 पर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये +3 पर ज्यादा स्टेबल है, आगे पीछे भी होंगे तो भी +3 पर चले जाएंगे, जबकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से लेकर कहां तक जा रही होती है? +7 तक। हायर चार्ज तक जाते हैं, इसलिए इनका 5 भी बढ़ जाता है, और 5 बढ़ जाता है तो इनके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। एक बार लॉजिक पूछा था कि उस पर हायर चार्ज क्यों स्टेबल है, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम हो। एनर्जी का डिफरेंस जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉनों के बॉन्डिंग में आने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि अगर यहां बात करें तो ये लेंथेनाइट सीरीज थी। लेंथेनाइट सीरीज के अंदर आप काम में लेते हो 6s, उसके बाद होता है 5d और उसके बाद होता है 4f। उधर की तरफ अगर मैं बात करूं एक्टेनाइट सीरीज में, तो वहां पर काम में आता है 7s, उसके बाद 6d और उसके बाद 5f। अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो कहेंगे 7x 6d और 5f में एनर्जी का डिफरेंस कम है, और अगर एनर्जी का डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रॉनों के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इन पर हायर चार्ज स्टेबल होते हैं और ये +3 से +7 तक जा सकते हैं। तो देखो क्या क्या डिफरेंस देखे, एक बार चेक करना। क्या कहेंगे? अगर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में कंपेयर कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज पता है, जबकि इनकी पता नहीं है। एक्टेनाइड्स की पता क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव टाइप के होते हैं, जबकि लेंथेनाइड वाले रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता है, जबकि इनका इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर करता है। f की शील्डिंग कमजोर होती है, 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से लगता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और 5f की पुअर शील्डिंग की वजह से लगता है एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वो ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में। ये लेस बेसिक होते हैं, जबकि दे आर मोर बेसिक। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी नहीं है, जबकि इसके अंदर है। ये +3 पे रहना प्रीफर करते हैं, जबकि ये +7 तक जाते हैं, उन पर हायर चार्ज स्टेबल होता है। किनकी बात कर रहे थे? एक्टेनाइड्स की। और उसका लॉजिक बनता है क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉनों के बॉन्डिंग में आने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा निकल कर आएगी। चलिए नेक्स्ट वन, बेसिक नेचर के बारे में क्या कहें। अभी तो हमने ये देखा कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में अगर हम कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में ज्यादा बेसिक कौन से वाले होते हैं? एक्टेनाइड्स होते हैं। लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या कहोगे? इधर की तरफ मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इधर की तरफ जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, और अगर मेटालिक कैरेक्टर कम होगा तो बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। इसीलिए 57 से चालू किया जो लेंथेनम था, 58 से लेंथेनाइड सीरीज आ गई सीरियम, उसके बाद 59, 60, 61 आप जा रहे हैं 71 तक चले गए ल्यूटेशियम तक। और क्या कहेंगे? बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, इधर वालों का बेसिक नेचर ज्यादा है, उधर जाने पर बेसिक नेचर कम हो रहा है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो इधर की तरफ जाने पर बेसिक नेचर बढ़ेगा, इधर की तरफ जाने पर भी बेसिक नेचर बढ़ेगा। बेसिक नेचर का फंडा क्या कहता है? पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से जितनी ज्यादा दूरी पर रहोगे बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा दूर होंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन, हम जो कहते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज स्टेबल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा चार्ज है? +3। पर कुछ कंपाउंड जो +3 के अलावा भी चार्ज दिखाते हो, जैसे कि सीरियम जो है उसके ऊपर चार्ज है +4 स्टेबल। क्यों है? सीरियम जो था उसका एटॉमिक नंबर था 58, अब 4 निकाल दो, 4 निकालते ही ये पहुंच गया 54। 54 मतलब ये कौन सी इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन ले चुका है? जिनन जैसा। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखा, इसलिए इसने +4 भी दिखाया। फिर से चेक करो, EU नाम दिया गया यूरोपियम, EU पे चार्ज स्टेबल हुआ +2, क्योंकि जब EU का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन बनकर आया 4f7,
और 4f7 का मतलब कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल की तरफ गया है। एक और देखें, YB टर्बियम पे चार्ज की बात करें तो ये कौन सा चार्ज स्टेबल दिखा रहा है, +2 दिखाने का लॉजिक, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ के कॉन्फ़िगरेशन में 4f में कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर आए हैं, 14, तो ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबल हुआ। तो हम कह सकते हैं कि +3 के अलावा जो चार्ज स्टेबल हो सकते हैं, जैसे लेंथेनाइट सीरीज की प्रॉपर्टीज पता है तो उन्हीं में से मैं बता रहा हूं। सीरियम के ऊपर चार्ज स्टेबल होता है +4 क्योंकि वो इनर्ट गैस जैसा बन गया। यूरोपियम पे +2 है क्योंकि वो हाफ फिल्ड बन गया। इटरबियम पे +2 है क्योंकि वो फुल फिल्ड बन गया। पर हम तो जानते हैं कि ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, +3। तो बाकी सब यही कोशिश करेंगे कि वो +3 पर जाए। अब अगर +3 पर जाना है तो इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या तरीका होगा, सीरियम जो था वो +4 पर था, +3 पर जाना है। +4 से अगर +3 जाएगा मतलब चार्ज कम हुआ, मतलब खुद का करेगा रिडक्शन, और जो खुद का करते हैं रिडक्शन वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। सीरियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। अगला देखो, ये भी +2 पर है और ये भी +2 पर है। ज्यादा स्टेबल चार्ज कौन सा है, +3। +2 से जाएंगे +3, +2 से +3 गए मतलब खुद का किया ऑक्सीडेशन, और अगर खुद का करेंगे ऑक्सीडेशन तो दूसरे का करेंगे रिडक्शन, मतलब कौन से एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चार्ज की स्टेबिलिटी बताती है कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज जो स्टेबल होता है वो +3 है, इसीलिए +4 से +3 में गया, खुद का रिडक्शन मतलब दूसरे का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये +2 पर थे पर ये +2 से जाना चाहेंगे +3, +2 से +3 मतलब खुद का करेंगे ऑक्सीडेशन, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे वो दूसरे के लिए रिडक्शन कर रहे होंगे, मतलब कौन से एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए +3 स्टेबल है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का बनना इंडिकेट करता है कि सबसे ज्यादा जो चार्ज स्टेबल होता है वो कौन सा वाला होता है, +3। उसी चीज को बता रहे हैं। लेंथेनाइट सीरीज के अंदर जो हम बात करते हैं वो मोस्ट स्टेबल चार्ज जो रहता है वो कौन सा चार्ज होता है, +3। बाकी जो एलिमेंट हैं जैसे सीरियम या फिर टर्बियम जो है वो +4 तक भी जा रहे हैं, वो दिखा दिया आपको। इटरबियम, यूरोपियम वो +2 तक भी जाते हैं, ये दिखा दिया आपको। इसके अलावा भी चार्ज हो सकते हैं, वो उनके कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करने के काम में आ सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगला जो लॉजिक बताया कि एफ ब्लॉक के अंदर अगर कलर दिखा रहे हैं तो उसका लॉजिक जो दिया जाता है वो होता है एफ ट्रांजिशन। याद करें, जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे थे तो हमने डी ब्लॉक के कंपाउंड्स के अंदर कलर का लॉजिक बनाया था, और डी ब्लॉक के अंदर कंपाउंड के कलर का लॉजिक बनकर आया था जिसको हमने नाम दिया था डी ट्रांजिशन। एक लोअर वाले डी से एक हायर वाले डी की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर रखते हो T2G और EG में आप स्प्लिट करते हो तो एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर हायर लेवल पर जाते हैं, पर हायर लेवल पर स्टेबल नहीं होते, वहां से वापस से नीचे आते हैं। जब वापस से नीचे आएंगे तो एनर्जी मिट करेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h न्यू, h न्यू = hc/λ। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर उसकी वेवलेंथ वो विजिबल रीजन में लाई करती है तो उस कंपाउंड का कलर दिखाई देता है, और डी से डी में गया था इसलिए नाम दिया था डी ट्रांजिशन। वैसी स्प्लिटिंग यहां पर भी होगी, बस एफ ब्लॉक हमारे सिलेबस में स्प्लिटिंग वाला पार्ट नहीं होता इसलिए हम उसकी बात नहीं कर पा रहे, अदरवाइज कलर का लॉजिक तो वही बनकर आएगा जिसको हम क्या नाम देंगे, एफ ट्रांजिशन। नेक्स्ट वन, एक और लॉजिक क्या दिया, ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन 4f(n) है उनका कलर उनके जैसा होता है जिनका कॉन्फ़िगरेशन 4f14 - n हो जाए। जिनका कॉन्फ़िगरेशन 4f(n) है उनका कलर उनके जैसा होगा जिनका कॉन्फ़िगरेशन 4f14 - n हो जाए। चेक करो, n का वैल्यू 1 रखते हैं। अगर आपने n का वैल्यू 1 रखा तो कॉन्फ़िगरेशन बना 4f1, उधर की तरफ 1 रखोगे तो क्या होगा, 14 - 1 मतलब 13, ये बनेगा 4f13। कैसे भर रहे होंगे भाई, ये रहा एफ ब्लॉक, एफ के अंदर पूरा डिब्बा था, कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए हमने डिब्बे बनाए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पर 7 डिब्बे हैं मतलब 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आपने अगर एफ में 1 भरा तो हम कहेंगे कि एफ के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ आया होगा। 13 भरोगे तो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना अनपेड बचेगा, एक। वहां भी एक अनपेड था, यहां भी एक अनपेड हुआ। फिर से चेक करो, n का वैल्यू 2 रखा तो यहां बनेगा 4f2, और वहां रखोगे तो 14 - 2 मतलब 12, तो ये बनेगा 4f12। 2 1 2, अभी 2 अनपेड है,
12 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अनपेड होंगे? 2। मतलब ये निकल कर आ रहा है कि जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर बराबर हो उनके कलर सेम बन जाते हैं इसके अंदर। इसीलिए अपन ने लिखा है कि जिनका कॉन्फ़िगरेशन 4Fn है उनका कलर उनके जैसा होगा जिनके कॉन्फ़िगरेशन 4F14-n निकलेंगे। इनका वैल्यू 7 रखो, क्या बनकर आया? 4F7, 14-7 मतलब 4F7, सेम अनपेड है, सेम कलर दिखा रहे होंगे। नेक्स्ट वन, जीडी जो होता है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। याद करें, क्वेश्चन आया था पहले भी। डी ब्लॉक के अंदर 3 तरह का मैग्नेटिक नेचर हमने दिखाया था। एक को नाम दिया था डायामैग्नेटिक, अगला था पैरामैग्नेटिक और तीसरे को नाम दिया था फेरोमैग्नेटिक। क्या कहते थे? 3 एलिमेंट जिनका साइज लगभग बराबर होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और एक मैंने कहा था एफ ब्लॉक के अंदर भी आएगा जीडी, जिसका नाम है गैडोलिनियम, ये भी कैसा होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट वन, एनडी जो होता है वो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म दिखा रहा होता है। अब ये हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म अगर दिखा रहा है तो मतलब इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए, पर नहीं, अनपेड जो सबसे ज्यादा होते हैं वो तो जीडी में होते हैं, क्योंकि वहां 4F7 और 5D1 बनकर आता है। पर फिर भी हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म जो है वो एनडी मतलब नियोडाइमियम करके एक एलिमेंट है वो दिखाता है। और वो इसलिए है क्योंकि ये 2 तरह के मैग्नेटिक मोमेंट, एक तो स्पिन और दूसरा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंबाइन इफेक्ट है। आप जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं या आपके सिलेबस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो स्पिन ओनली होता है। आपने देखा होगा क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम वहां पर लिखा आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। वो स्पिन ओनली इसलिए लिख रहा है क्योंकि आपको सिर्फ अनपेड की कैलकुलेशन से सोल्व करना है। म्यू का फॉर्मूला क्या काम में लेते हो? n × n+2 अंडर रूट लगा देते हो। पर आप देखोगे कहीं कहीं पर आपको एनसीईआरटी में टेबल लिखी हुई मिलेगी जहां पर हम कहते हैं कि कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है उनमें अंतर रह जाता है। वो अंतर इसीलिए है क्योंकि वो प्रैक्टिकली जब आप निकाल रहे हो तो वहां पर 2 चीजें हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, एक तो स्पिन और दूसरा ऑर्बिटल। L × n+1 S/2π इस तरह का रिलेशन है जिसको आप काम में ले रहे होते हो। वो L एजीमुथल काउंटर नंबर के रेस्पेक्ट में रिलेशन निकलता है। तो वो एक्सपेरिमेंटल वाली जो वैल्यूज है वो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ के निकाली जाती है और उसके रेस्पेक्ट में कहते हो तो आप नियोडाइमियम को हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कह पाते हो, क्योंकि 2 तरह का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक तो स्पिन और दूसरा ऑर्बिटल। कुछ नहीं कहता, आप हमेशा स्पिन ही निकालते हो, आपके सिलेबस में वही है। बाकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं उसमें दोनों काउंट होते हैं, स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट वन, एक अलॉय है जो इनके लिए लिखा रहता है मिश मेटल, और मिश मेटल के अंदर लेंथेनाइड में मेनली सीरियम काम में आ रहा है और साथ में जो है आयरन 95% इसमें मिक्स हुआ है। अलॉय के लिए आप जानते हो अलग अलग मेटल्स को मिलाओगे और मिक्सचर ऑफ मेटल जो होता है उसी को हम अलॉय का नाम देते हैं। खूब सारे मिक्सचर हो सकते हैं, उसी तरह का कंपोजिशन इससे बनकर आता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि एफ ब्लॉक के अंदर देखी। कलर दिखाने का एक लॉजिक था जिसको हमने नाम दिया था FF ट्रांजिशन। 4Fn वाले का कलर 4F14-n से मैच करेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जीडी होता है। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म दिखाने वाला एनडी नियोडाइमियम, स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और इनके अंदर बनने वाले अलॉय जो होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? मिश मेटल्स। नेक्स्ट वन, ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड आयन। अब ये ट्राई पॉजिटिव क्यों कहा? ट्राई पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जो लेंथेनाइड सीरीज है उनके आयंस के ऊपर आपने कौन सा चार्ज लगा दिया? +3 लगाओगे ही, क्योंकि मोस्ट स्टेबल चार्ज ही जो पूरी लेंथेनाइड सीरीज पर स्टेबल है वो कौन सा चार्ज स्टेबल है? +3। तो ये कंपाउंड +3 में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल वही चार्ज है। और उसके अंदर देखोगे कि अगर ट्राई पॉजिटिव आयंस के अंदर हम कंपेयर करें तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पहले तो बढ़ेंगे लगातार 0 से 7 तक और उसके बाद कंटिन्यूअसली कम हो जाएंगे 7 से 0 तक। क्यों ऐसा बोल पा रहे हो? चेक करो। अगर हम ट्राई पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो देखो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये मैंने लिखा जनरल कॉन्फ़िगरेशन का तरीका, n-2f 1 से 14 था, n-1d 0 से 1 था और ये ns में 2 लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 s से निकाल दिए और 1 d से निकाल दिया। और अगर इनको निकाल दिया तो अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहां बचेंगे? f में।
ट्राई पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सबसे बाहर के 2 s में से निकाले और एक जो था वो d में से निकाल दिया, और अगर इनको निकाल दिया तो अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहां बचे हैं, f में। 4f में 1 से लेकर 14 तक जा रहे थे। अब अगर 1 से लेकर 14 तक जा रहे थे तो उसके अंदर अनपेड की कैलकुलेशन क्या कहेगी भाई, जरा चेक करना। अनपेड की कैलकुलेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, चेक करो कैसे भरोगे। शुरुआत की होगी, F में गया होगा 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ रहा है और 0 से 7 तक लगातार बढ़ा। अब इसके आगे जाओगे, 7 के बाद 8 आया और 8 आते ही अनपेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना हो गया, 6 9 5 10 पे 4, फिर 3 2 1 और फिर 0। पहले अनपेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर 0 से 7 तक बढ़ा और उसके बाद 7 से 0 तक कम हो गया, क्योंकि हुन्स रूल क्या कहता है, पहले आपको इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन पर रखने हैं, पहले अनपेड करो, बाद में उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसी को आपने काम में लिया और उसके रेस्पेक्ट में आपने इनको फिल करके दिखा दिया। नेक्स्ट वन, लेंथेनम और ल्यूटेशियम आयन जो होते हैं वो डायामैग्नेटिक रहेंगे। क्यों कह रहे हो डाया, क्योंकि सबसे पहले जब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू किया 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, F में 0 था और F में 0 था तो कुछ नहीं था। जब आखिरी पे पहुंच जाओगे, आखिरी वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो F14 हो जाएगा, तब भी फुलफिल्ड होगा, मतलब वो वाले डायामैग्नेटिक रहेंगे और बाकी का नेचर पैरामैग्नेटिक रहेगा। इसके अलावा और कौन डाया हो सकते हैं, वो आयंस के करस्पॉन्डिंग निकल कर आ जाएगा। कैसे निकलेगा, उनके कॉन्फ़िगरेशंस को चेक कर लेना। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आया या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आया, उससे आपको पता चलेगा कि वो डाया है या पैरा है। चेक करने का तरीका वही है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आया तो नेचर रहेगा पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे ही पेड हो गए तो फिर नेचर कैसा बनकर आएगा, डायामैग्नेटिक। उसके हिसाब से बताने का तरीका यहां पर काम में लेना होता है। नेक्स्ट वन, कॉन्फ़िगरेशन बनाने के तरीके, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या कहोगे, पहली वाली सीरीज जिसको हमने नाम दिया है लेंथेनाइट सीरीज, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक। याद रखने की बात, लेंथेनाइट सीरीज में डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि लॉजिक तो ये है कि एनर्जी का डिफरेंस कम है, इलेक्ट्रॉन तो कभी भी स्विच कर जाएगा। हाँ, हमेशा हाफ या फुल वाला ही जो है चेंज हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। आपने देख लिया डी ब्लॉक के अंदर भी एक्सेप्शन आए थे, तो आप उनको ध्यान रखने का भी तरीका समझ चुके हैं। अब एफ ब्लॉक की बात करते हैं। इसमें से भी जो पहली वाली सीरीज है लेंथेनाइट, ये पूछी जाती है क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव है, तो आप इसमें से बच जाते हैं। तो जो लेंथेनाइट सीरीज है, इनके कॉन्फ़िगरेशंस आपके सबसे ज्यादा काम के हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख चुके होंगे, कहीं जगह पूछेगा ये आपसे, एक्सरसाइज 2 में मिलेंगे आपको ये। क्या कहोगे, लेंथेनाइट सीरीज 58 से 71 तक के लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर F0, F2 और F8 नहीं आता है, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में चीजें नहीं आती हैं, और इनकी जगह रिपीट होता है F7 और F14। F में 7 डिब्बे थे, 7 इलेक्ट्रॉन भरे तो वो हाफ फील्ड कहलाया, और 14 कर दिया तो वो फुल फील्ड कहलाया। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, चेक कर दिए। 4F सीरीज की बात कर रहे हैं जब एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक जा रहा हो। ये लीजिए, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं ही लाजवाब हो। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक की बात करते हैं। 58 से चालू कर रहे हैं, आपने जिनोन लगा दिया, इनर्ट गैस। जिनोन लगाने का मतलब जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 54। ये 54 तक तो आ चुके हैं। 58 भरना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4। शुरू करें। 4 कैसे भरोगे, 6s में आया 2, 5d में आया 1 और 4f में भी कितना आ गया, 1। आप जानते हो d में 1 जाता है, उसके बाद f चालू हो जाएगा। d में 1 क्यों जाता है, क्योंकि सीरियम से पहले आएगा लेंथेनम, और लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, और लेंथेनम f ब्लॉक का नहीं है, वो d ब्लॉक का है, इसलिए उसके कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन d में एंटर होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 6s2 और 5d1। ये तो था लेंथेनम का, और अब सीरीज चालू हो गई है लेंथेनाइट सीरीज, तो अब 4f में 1 से लेकर 14 तक आप भरते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब d में 1 हो गया, f में 1 हो गया, पर काम की बात यहां से नोटिस करें, इसके अंदर F0 नहीं आता, 0 तो आया ही नहीं, सीधा 1 आया। उसके बाद F2 नहीं आता। अगर F2 नहीं आता तो क्या करें, आपको मैं तरीका बता चुका हूं। अगर कभी भी डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आते हैं तो वो डी ब्लॉक वाले एस से इलेक्ट्रॉन को स्विच कर रहे होते हैं, वहां से स्विच करते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं। और अगर लेंथेनाइट सीरीज यानी कि बात करें एफ ब्लॉक में एक्सेप्शन आते हैं तो एफ ब्लॉक वाले डी से स्विच करते हैं, डी ब्लॉक वाले एस से स्विच करके चेंज करते हैं, और एफ ब्लॉक वाले डी से स्विच करके चेंज करते हैं।
तो अब इसको जरूरत पड़ी है क्योंकि F2 नहीं आता, 2 नहीं आता तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना होगा F3, और अगर 3 लिखोगे तो आपको जो एक इलेक्ट्रॉन स्विच करना है वो कहां से लोगे, D से। तो क्या करोगे, यहां पर D1 और F1 था, अब F2 नहीं आके 3 आया, एक तो एटॉमिक नंबर से बढ़ ही गया, पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, वो कहां से खींचोगे, D से। D में हो गया 0। 6s में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। 6s पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन में कितने पर रहेगा, 2 पे, क्योंकि जब F को जरूरत पड़ती है तो वो D से खींचता है, S वाले को डिस्टर्ब नहीं करता। S वाले डिस्टर्ब तब होते हैं जब आप D ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बना रहे होते हैं। अब चलते रहो, क्या कहा कि आपको अब F8 पे जाके चेंज करना है कि वहां पर क्या होगा, और आपको रिपीट करना है F7 को। तो जब तक F7 नहीं आ रहा था बढ़ते रहो, D में 0, F में 3, उसके बाद 0 4 0 5 0 6 0 7, 7 पे पहुंच गए। 7 मतलब हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड है तो आपको रिपीट करना होगा, रिपीट करना है तो मतलब वापस से लिखो, ये F7 बनेगा तो D में कितना हो जाएगा, 1, इलेक्ट्रॉन वापस से फेंक दिया, D में 1 कर दिया। इसलिए याद करो, जब F ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना तो n-1 D में कभी 0 और कभी 1 लिखते हो। ये 0 चल रहा था, जरूरत पड़ी तो खींच लिया, और जरूरत नहीं थी तो वापस दे दिया, ये 1 करा गया। सबसे ज्यादा बार पूछा गया एग्जाम्पल आ चुका है GD, जिसको आप क्या नाम देते हैं, गैडोलीनियम। 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है ये GD वाला। इसके अलावा एक बार ये 3 एलिमेंट आए थे, एटॉमिक नंबर 63, 64, 65, इन तीनों के कॉन्फ़िगरेशन पूछे थे। GD के सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनके आयंस के करस्पॉन्डिंग भी कॉन्फ़िगरेशन वो पूछ चुका है, डाया है या पैरा है, कलर्ड है या कलरलेस है, कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। F7 था, रिपीट हो चुका मतलब F7 को आपने कितनी बार भर दिया, 2 बार। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही क्या कहेंगे, यहां पर F8 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, मतलब आप अगले पे चलेंगे। 8 नहीं आ रहा तो सीधे क्या आएगा, 9, 2 इलेक्ट्रॉन जंप मार दिए। 7 के बाद 8 नहीं आया, सीधा 9 आया। एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ा ही है, पर एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कहां से खींचोगे, D से। D में कितना हो गया, 0, जैसे D ब्लॉक के बनाए थे सेम वैसे ही चल रहे हैं। अब आपको रुकना है F14 पर जाकर, क्योंकि वो फुलफिल्ड है, स्टेबल होगा, तब तक चलते रहो। कैसे चलोगे, 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0, चेक करिए 14 आ चुका है, स्टेबल है, और स्टेबल है तो इसको आपको रिपीट करना होगा। रिपीट करोगे तो क्या लिखोगे, 14 1, ये कॉन्फ़िगरेशन बनकर आया। आप देख सकते हो 14 वाला स्टेबल था, आपने इसको 2 बार लिखा है, 7 वाला स्टेबल था, आपने इसको 2 बार लिखा है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन चले गए। क्या क्या ध्यान रखना था, जब लेंथेनाइट सीरीज की बात करोगे तो F में 0 2 और 8 नहीं आता, और रिपीट होता है F का 7 और F का 14। नेक्स्ट वन, अगली सीरीज को नाम दिया है एक्टेनाइट सीरीज, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर कहां तक जा रहे हैं, 103 तक। इसके लिए क्या ध्यान रखना है, 1 5 और 8 नहीं आता, और रिपीट होता है F का 7 और F का 14। चेक करो, 5F वाली मतलब एक्टेनाइट सीरीज की बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर कहां तक जाना है, 103। ये एटॉमिक नंबर 90 था थोरियम, और ये 103 लोरेंशियम तक चला गया। क्या कहते हो आप तरीका, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, मडोनो लारा। ये रहे एलिमेंट। अब कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर 90 मतलब था थोरियम, इससे पहले वाली इनर्ट गैस लगी है रेडॉन, मतलब एटॉमिक नंबर हो गया 86। 86 के बाद का कॉन्फ़िगरेशन, 4 इलेक्ट्रॉन भरने, क्या भरेंगे, 7s2 और 6d2। ये क्या किया भाई, 6d2 क्यों कर दिया, ध्यान करें, एक ऐसा एलिमेंट जो कि ब्लॉक क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करता, थोरियम। क्यों कहा, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन तो D में जा रहा है, पर उसके बावजूद भी ये D ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, F ब्लॉक का। शुरुआत में आया था पीरियोडिक टेबल के कॉन्फ़िगरेशन में ये एक्सेप्शन, जहां पर मैंने कहा था कि थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन है 7s2 और 6d2। कॉन्फ़िगरेशन देख के लिखोगे तो आप कहोगे D ब्लॉक का है, पर नहीं जी, D ब्लॉक का नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 90 है, और 90 से लेकर 103 तक जो चलता है वो कौन सा ब्लॉक होता है, F ब्लॉक। तो ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, पर ये ब्लॉक क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसमें एक्सेप्शन पाया जाता है। चेक करिए, क्या कहा था, F1 नहीं आता इसमें, तो नहीं आया, देख लो आप, F में डायरेक्ट 0 आया है, क्योंकि 1 इसके अंदर आया ही नहीं।
अब आगे बढ़ोगे तो 1 नहीं आया तो क्या आएगा, डायरेक्ट 2 आएगा। अब अगर एफ में अगर आपको 2 भरना पड़ा तो आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्योंकि 0 से आप डायरेक्ट 2 पे गए हो। एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ ही जाएगा, पर एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो कहां से आने वाला है, डी से। कितना हो गया डी के अंदर, 1, तो D1 हो गया और F2 हो गया। 7s वाले में कोई चेंज आना ही नहीं है, क्योंकि S से तो आप इलेक्ट्रॉन न ले सकते हो न दे सकते हो। तो जैसे वहां पर आपने 6s2 बिना सोचे समझे लिख दिया था, यहां पर आप 7s2 लिख दोगे, सभी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में वही पाया जाने वाला है। आगे बढ़ते जाओ। कहां रुकोगे, जब F पे 5 आए, क्योंकि इसको क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस लगाया हुआ है मतलब F5 नहीं आता। चेक करें भाई, 2 1, नेक्स्ट 1 3 1, उसके बाद 4 1, 5 आने वाला है, पर 5 पे तो क्रॉस लगा है। अगर 5 पे क्रॉस लगा है मतलब 5 नहीं आएगा, तो अगले पे पहुंच जाओ। यहां पर आपने लिख दिया 6 और इसको कर दिया 0। क्यों भाई, 5 नहीं आता, तो आप 4 से डायरेक्ट 6 पे जाओ, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, डी से खींच लो, डी में 0 बना दिया। ये लीजिए भाई, डी में 1 चल रहा था, अब 0 ही बनने लगा। वो एक जगह 2 आएगा, क्योंकि वो ब्लॉक क्लासिफिकेशन का एक्सेप्शन है, इसलिए ऐसा हुआ है। चलो आगे बढ़ो। 6 0, फिर उसके बाद 7 0, उसके बाद 7 1। ये 7 1 क्यों किया, क्योंकि आप पढ़कर आए हैं F7 तो रिपीट होगा, क्योंकि वो हाफ फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो F7 को मैंने रिपीट कर दिया। रिपीट करने का मतलब F7 कितनी बार लिख दिया गया, 2 बार। यहां पर भी F7 आया, यहां पर भी F7 आया, 2 बार कर दिया, रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहें, ध्यान रखो यहां पर क्रॉस किया है F8, मतलब F8 नहीं आएगा। 8 नहीं आएगा तो अगले पे स्विच करो। अगले पे स्विच करोगे तो यहां लिखोगे 9 0, 10 0, 11 0, 12 0, 13 0, 14 0 और 14 1। क्या आपने देखा 14 रिपीट हुआ, क्योंकि हमने लिखा भी है F14 रिपीट होगा, क्योंकि वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन रखता है, फुल फील्ड वाला। ये रहे कॉन्फ़िगरेशन बनाने के तरीके। एक एक एक्सेप्शन तो आप ध्यान में रख नहीं पाओगे, क्योंकि इतने सारे एक्सेप्शन हैं। आप देख सकते हो कभी 0 हुआ, कभी 1 हुआ, एक एक इंडिविजुअली ध्यान नहीं रख सकते। और लॉजिक तो वो क्रोमियम और कॉपर जितने एग्जाम्पल तो है नहीं कि आप वो 30 तक के एटॉमिक नंबर ध्यान रख के उसके हिसाब से लॉजिक लगा दो, शुरुआत में जैसा लगाया था सब में नहीं लग पाएगा। इसलिए आप तरीका ध्यान रखिएगा, क्या क्या नहीं आता, और उसके रेस्पेक्ट में आप स्विच करिएगा। जो नहीं आता आप अगले पे चले जाओ, इलेक्ट्रॉन डी से खींच लो। रिपीट करना है F7 और 14 को, तो उनको रिपीट कर दो, वापस से इलेक्ट्रॉन डी में डाल दो। ये तरीका आपको काम में लेना होता है। और कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या कहोगे, जब हम बात करेंगे लेंथेनाइट सीरीज की 58 से लेकर 71 तक, क्या क्या नहीं आते, 0 2 और 8 नहीं आता, और रिपीट होता है F7 और F14। बात की जाए अगर एक्टिनाइट सीरीज एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक, तो F1 5 और 8 नहीं आता, और रिपीट होता है F7 और F14। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखने के तरीके हैं, जो कि F ब्लॉक में हमारे काम में आते हैं। तो 2 सीरीज हैं, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ज्यादा डिटेल इनके बारे में नहीं होती है, एनसीईआरटी ने बहुत कम डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको कॉन्फ़िगरेशंस ध्यान में रखने हैं, प्रॉपर्टीज के डिफरेंस हमने बता दिए। कॉन्ट्रैक्शन नाम लिया था, एक का नाम है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक का नाम है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इसके अलावा मोस्ट स्टेबल चार्ज +3 पर है। जो भी कंपाउंड बनाए थे वो +3 वाले बनाए थे। ग्रुप नंबर बनाया था +3 के रेस्पेक्ट में स्टेबल हुआ है। इसके अलावा अगर कोई +4 या +2 वाला है तो वो भी चाहेगा कन्वर्ट होना +3 में, उसके लिए चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट बने, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे। तो ये सारी डिटेल जो कि हमें काम में लेनी होती है F ब्लॉक के बारे में।